नमस्कार साथियों, जय वैट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर यहाँ पर आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय टीचर की जो भर्ती होने वाली है 2026 में, उसकी यहाँ पर पूरी कंप्लीट कोर्स चल रहा है। और जिनको भी नहीं पता है वो इस चैनल से जल्दी जुड़ जाएं और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें उन सभी के पास जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम भी है और उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो जिस पर भी संस्कृत विषय है उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छंद और आज हम छंदों के बारे में कुछ फैक्टों से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छंद आप शुरू से पढ़ते आए हैं। हम यहाँ पर जो है मुख्य बातें करेंगे। आपका जो भी फैक्ट्री वाली बातें हैं सिर्फ उन्हीं को बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए। आज का विषय है हमारा छंद। छंद किसे कहते हैं? छंद के बारे में हमने बताया था कि छंद किसे कहते हैं कि पाठनीय शिक्षा के अनुसार यदि आपसे पूछे कि छंद किसे कहते हैं तो पाठनीय शिक्षा के अनुसार आपका क्या है? छंद है पादौ वेदस्य, है ना। वेद के जो पैर हैं, छंद है पादौ वेदस्य, वेद के जो पैर हैं उनको क्या बताया गया है? पाणिनि ने छंद बताया गया है। तो ये तो है आपका पाणिनि के अनुसार। यदि हम वैसे देखें छंद शास्त्र के अनुसार यदि हम देखेंगे छंद क्या है, छंद शास्त्र के अनुसार देखते हैं तो वो परिभाषा देता है कि निश्चित वर्ण या मात्राओं का वाक्य समूह क्या होता है? छंद होता है। यानी ऐसा वाक्य समूह जिसमें निश्चित वर्ण होते हैं और निश्चित मात्राएं होती हैं, ऐसे वाक्य समूह को क्या कहा गया है? छंद कहा गया है, छंद शास्त्र के अनुसार। ये आपका सामान्य सी परिभाषा है, तो इसको हम ध्यान रखिएगा कि छंद किसे कहते हैं? छंद कहते हैं निश्चित वर्ण या निश्चित मात्राओं के जो वाक्य बनते हैं उन वाक्यों के समूह को क्या कहा गया है? छंद कहा गया है। छंदों में हम देखते हैं लघु और गुरु का विधान किया जाता है। छंदों में किसका विधान किया जाता है? लघु और गुरु का विधान किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि लघु और गुरु का मतलब क्या है? लघु का मतलब होता है आपका एक मात्रिक और गुरु का मतलब होता है द्विमात्रिक। और हमने इससे पहले पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में प्लुत, है ना, जिसको हम त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो लघु और गुरु का विधान किया जाता है किसमें? छंद शास्त्र में। ह्रस्व स्वर यानी जिन वर्णों के साथ में यदि ह्रस्व स्वर आता है, ह्रस्व स्वर आए उसको तो हम क्या कहेंगे? लघु वर्ण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लघु वर्ण कहेंगे। और दीर्घ स्वर युक्त जो भी वर्ण आता है, यानी जिस वर्ण में दीर्घ स्वर लगा हो, उसको जो है गुरु कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? गुरु। तो गुरु जो होता है दो मात्रिक होता है और लघु जो होता है वो एक मात्रिक होता है। तो इस तरह से ह्रस्व किसे कहेंगे? जिसमें आपका स्वर, जिस वर्ण में जो स्वर है वो ह्रस्व स्वर लगा हो, वहां तो ह्रस्व स्वर, तो उस वर्ण को तो लघु वर्ण कहेंगे। और जिस वर्ण में दीर्घ स्वर लगा हो उस वर्ण को गुरु वर्ण कहेंगे। तो ये तो था लघु और गुरु का विधान कि लघु वर्ण किसे कहेंगे और गुरु वर्ण किसे कहेंगे। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगला है अनुस्वार युक्त। और किन किन को कहेंगे हम? गुरु। अनुस्वार युक्त यानी अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है चाहे वो लघु ही क्यों ना हो वो भी गुरु माना जाएगा। यानी जिस वर्ण के ऊपर यदि अनुस्वार लगा हो, मान के चलिए यहाँ पर का है, ये ह्रस्व है, और यदि हम इसके ऊपर अनुस्वार लगा देते हैं तो अनुस्वार युक्त जो वर्ण होगा वो भी गुरु माना जाएगा। विसर्ग युक्त, यदि विसर्ग युक्त कोई वर्ण है तो वो भी गुरु माना जाएगा। तथा क्या आगे क्या है? संयुक्त वर्ण के पूर्व। और यदि संयुक्त वर्ण है
कोई संयुक्त वर्ण है, उस संयुक्त वर्ण से पहले का वर्ण चाहे लघु ही क्यों ना हो, वो भी गुरु माना जाएगा। तो ये लघु गुरु के विधान के कुछ नियम है जो छंद में आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार देखते हैं। ह्रस्व यानी लघु और गुरु। लघु गुरु कहाँ होता है? जिस वर्ण के साथ में ह्रस्व स्वर आता है वह लघु स्वर होता है, और जिस वर्ण के साथ में दीर्घ स्वर आता है वह गुरु वर्ण होता है। और कहाँ कहाँ होता है गुरु वर्ण? अनुस्वार युक्त वर्ण जो होगा वह गुरु होगा, विसर्ग युक्त जो वर्ण होगा वह गुरु होगा, और संयुक्त वर्ण के पूर्व में चाहे वो लघु ही वर्ण हो चाहे दीर्घ वर्ण हो, यानी संयुक्त वर्ण के पूर्व में यदि कोई सा भी वर्ण आता है तो भी वह क्या होता है? गुरु होता है। अनुस्वार युक्त वर्ण यदि चाहे कोई सा भी वर्ण हो तो अनुस्वार जहां पर लग गया वो गुरु ही माना जाएगा। तो ये आपके लघु गुरु का विधान है। अब देखते हैं वर्णों को गुरु जो है संयुक्त वर्ण के पूर्व के वर्ण को क्या कहते हैं? गुरु इनको कहा गया है। गुरु का जो चिन्ह होता है, गुरु का ऐसा 5 का सा बनाते हैं, ये आयस का सा, ये गुरु का चिन्ह है, और लघु का चिन्ह सीधा ठाड़ी लाइन बनाते हैं। छंदों में क्या होता है कि 3 वर्णों का एक गण होता है। आपसे पूछे कि गण क्या है, कि 3 वर्णों का एक समूह को क्या कहा है? गण कहा गया है। तो गणों की गणना कैसे, किस सूत्र से करते हैं? इस सूत्र में आपको दिया गया है या माता राज भान सलगम, या माता राज भान सलगम। तो ये आपको सूत्र याद रखना है। या इसमें ये ह्रस्व है तो यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, या तो एक मात्रिक। तो एक मात्रिक का मतलब ये गुरु, ये लघु वर्ण है। माँ जो है, माँ में दीर्घ आकार है, यानी दीर्घ स्वर है। माँ के साथ में क्या है? दीर्घ स्वर है, इसलिए इसको द्विमात्रिक बताया है। और द्विमात्रिक जहाँ होता है वह गुरु होता है, गुरु का चिन्ह होता है। तो ये माँ जो है गुरु है, तो इसलिए यहाँ पर ये 5 का सा चिन्ह है। ऐसे ही ता, ये भी गुरु है। ऐसे ही रा, आ जुड़ा हुआ है, ये भी गुरु है। जा, इसके साथ में क्या है? ह्रस्व स्वर है जा के साथ में, तो इसलिए ये लघु है। ये कौन सा कैसा वर्ण है? लघु है। ऐसे ही भा है। भा जो वर्ण है इसमें क्या है? दीर्घ आकार है, यानी दीर्घ स्वर है, तो इसमें भी क्या है? ये गुरु है। ये ना है, इसमें कोई लघु स्वर है और ये लघु है। ऐसी सा है, सा में ह्रस्व स्वर है तो ये लघु माना जाएगा, और इसमें ला है, ये भी लघु है। अब ये गा, अब देखिए यहाँ पर ये गा जो है इसमें क्या है? लघु है। लेकिन हमने अभी क्या बताया था यहाँ पर? अनुस्वार युक्त वर्ण। तो ये जो माँ है, ये माँ अनुस्वार, यदि हम माँ अनुस्वार किसका है? ये इसी के ऊपर का है। यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस माँ को यहाँ से हटा के इस गा के ऊपर भी लिख सकते हैं। यानी अनुस्वार से पहले या अनुस्वार युक्त, है ना? अनुस्वार युक्त जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। तो इसलिए गा को हमने क्या लिखा? आपका गुरु का चिन्ह लगाया। तो ये 5 कैसे जो लिखे हैं ये तो गुरु के चिन्ह है, और ये ठाड़ी लाइन जो लिखी है ये क्या है? लघु के चिन्ह है। तो या माता राज भानु सलगम, तो ये आपका सूत्र है। इस सूत्र से क्या होगा? जितने भी आपके गण बनेंगे वो इस सूत्र के माध्यम से बनते चले जाएंगे, क्योंकि छंदों में क्या होता है कि गणों की गणना की जाती है। यानी और गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को क्या कहा गया है? गण कहा गया है। और जैसे कि हमको यगण बनाना है तो यहाँ से हम 3 लेंगे। या यगण पहला है, या अक्षर आ रहा है, तो या मा ता, इन 3 अक्षरों को हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे, इन 3 अक्षरों को गिनेंगे। इन 3 अक्षरों को गिन करके पहले यगण का क्या आ रहा है? लघु आ रहा है, दूसरे माँ का दीर्घ आ रहा है, और इसका भी आ का भी दीर्घ आ रहा है। तो एक गण बन गया ये आपका ISS वाला। तो इसलिए यगण, तो यगण का जो मात्रा बनेगी वो क्या बनेगी आपकी? इस तरह से मात्रा बनेगी ISS। इसी तरह से दूसरा अक्षर है मगड़। यदि मगड़ बनाना है तो माँ के बाद में 3 अक्षर लेंगे, माँ थारा। अब ये बताइए माँ में क्या है? दीर्घ है। माँ में दीर्घ है तो इसको गुरु वर्ण
ता भी गुरु वर्ण है और रा भी गुरु वर्ण है। तो हम तीनों को गुरु गुरु ले लेंगे तो क्या बनेगा मगड़। तो ऐसे ही मगड़ बनेगा। ऐसे ही ता से क्या बनेगा तगड़, ता राज तगड़ बन जाएगा। ऐसे ही रगड़ बनाना है तो रा से काउंट करेंगे रगड़। तो यहाँ पर इन तीन चिन्हों को लेंगे। ऐसे ही जगड़ बनाना है तो जा से बनाएंगे जगड़, 3 अक्षर गिनेंगे जगड़। तो यहाँ से हम 3 अक्षरों को इस तरह से ले लेंगे। इसी तरह से भगड़ बनाना है तो भा से गिनेंगे भानासा, भानासा। तो क्या बनेगा यहाँ पर भानासा के जो 3 जो चिन्ह है इन तीनों चिन्हों को लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा भगड़ बनेगा। ऐसे ना नगड़ बनाना है तो ना से गिनेंगे नगड़। तो नगड़ में क्या होगा आपका तीनों जो है आपका लघु चिन्ह है उन चिन्हों को लेंगे, लघु वाले चिन्हों को, है ना, उन लघु वाले चिन्हों को लेंगे नगड़ में। ऐसे ही सगड़ बनाना है तो सगड़ में क्या होगा इन पहला लघु 2 चिन्ह आएंगे और अंत में दीर्घ आएगा इस तरह से, और ये अंत में लघु और गुरु होता है। तो इस तरह से इन यमाता राज भान सलगम से हम जो है सभी प्रकार के गण बना सकते हैं इसमें छंद शास्त्र में। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि छंद किसे कहते हैं। छंद पादो तो वेदस्य, यानी वेदों के जो पैर होते हैं उनको क्या कहा है छंद कहा गया है किसने पाणिनि ने। वैसे छंद किसे कहते हैं छंद शास्त्र के अनुसार परिभाषा पूछा जाएगा कि निश्चित वर्ण एवं मात्राओं के वाक्यों के समूह को, निश्चित वर्ण मात्राओं का वाक्य समूह को क्या कहा गया है छंद कहा गया है। छंदों में क्या होता है लघु गुरु का विधान किया जाता है। ह्रस्व स्वर युक्त जो वर्ण होते हैं उनको हम गुरु, उनको हम क्या कहते हैं लघु कहते हैं। ह्रस्व स्वर युक्त जो वर्ण होते हैं उनको हम लघु कहते हैं, और दीर्घ स्वर युक्त जो वर्ण होते हैं उनको हम गुरु कहते हैं। और इनके अलावा और काम क्या किस किस को गुरु कहते हैं, यानी अनुस्वार युक्त वर्ण आए उसको भी गुरु कहेंगे, विसर्ग युक्त वर्ण आए उसको भी गुरु कहेंगे, और संयुक्त वर्ण के पूर्व के वर्ण को भी गुरु कहते हैं। तो ये आपके गुरु कहते हैं। इस छंद में हमने अभी बताया था इसमें गणों का विधान किया जाता है, जैसे यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ बगड़ नगड़ सगड़, इस तरह से इसमें गणों का विधान किया जाता है। यानी 3 वर्णों का एक समूह जो होता है उसको हम एक गण में गणना करते हैं। और जो गुरु का चिन्ह, जो लघु का चिन्ह होता है वो ठाड़ी लाइन के समान होता है, और गुरु का जो चिन्ह होता है वो एस अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है। यानी इंग्लिश का जो एस वर्ण होता है उसकी तरह जो है उस गुरु चिन्ह को दर्शाया जाता है, गुरु को दर्शाया जाता है। यानी गुरु मात्रक में कितनी मात्राएं होती हैं 2 मात्राएं होती हैं। तो ये आपको जो बेसिक नियम है ये आपको ध्यान में रखना है, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यदि आपका ये बेसिक याद नहीं है तो आप चाहे कितना भी प्रैक्टिस कर ले, कितना भी आपको रट्टा मार ले, रट्टा मारने की इसमें जरूरत नहीं है। जब तक आप इन बेसिक के जो नियम है इनको सिर्फ याद कर ले। इसके अलावा जितने भी छंद आएंगे आपको मैं उनको उंगलियों पर रटा दूंगा, बिल्कुल आपका जुबान पर रट जाएंगे सारे। बस ये थोड़े से नियम है कि लघु गुरु का विधान कहाँ किस किस परिस्थिति में किया जाता है। तो ये आपको बस थोड़े से नियम है और ज्यादा झमेला इसमें नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं छंदों की तरफ, जिसमें पहला छंद होता है आर्य छंद, जो कि मात्रिक छंद है, मात्राओं के आधार पर होता है। आपको सभी पता है यशा प्रथमे पादे द्वादश मात्रा स्थिता तृतीयापि अष्टादशे द्वितीया चतुर्दशके पंचदशा। इस तरह से अनुष्टुप छंद, हम वर्णिक जो छंद हैं उन वर्णिक छंदों में एक भी जो क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम वर्णों के काउंट गिन करके मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जो आपका छंद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बस क्या है कि आपको ये जो क्लास है इसको अच्छी तरह से देखना है, अच्छी तरह से समझना है और इसके नोट्स बनाते हुए चलना है। आगे हम देखते हैं छंदों के भेद। तो छंदों के भेदों में हम छंदों को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला छंद होता है वर्णिक छंद और दूसरा छंद होता है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्णिक छंद उसे कहते हैं
जिन वर्णों की, जिन छंदों का निर्माण या जिन छंदों की जो निर्धारण है वो वर्णों की संख्या पर आधारित हो, अर्थात जहां अक्षर और वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण होता है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद किसे कहते हैं? मात्रिक छंद उसे कहते हैं जहां पर मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण हो, वहां मात्रिक छंद होता है और उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद जहां अक्षर और वर्णों की संख्या के आधार पर छंदों का निर्धारण किया जाता हो, वहां पर वर्णिक छंद होते हैं। और जहां पर मात्राओं की गणना के आधार पर छंदों का निर्धारण किया जाता हो, वहां पर मात्रिक छंद होता है। अब पहले हम उसको समझते हैं कि वर्णिक छंद के भेद कितने हैं। तो वर्णिक छंदों के जो भेद हैं, वर्णिक छंदों के जो प्रकार हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं जो वर्णों के आधार पर होते हैं। समव्रत छंद, अर्ध समव्रत छंद और विषमव्रत। वर्णिक छंदों को व्रत भी कह सकते हैं, जैसे कि समव्रत, तो समव्रत छंद है। तो इन वर्णिक छंदों को क्या कहा गया है? व्रत भी कहा जाता है। ऐसे इसलिए आप ये ना समझें कि यहाँ पर ये समव्रत लिखा हुआ है। तो समव्रत, अर्ध समव्रत और विषम व्रत, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं वर्णिक छंदों को समव्रत छंद, अर्ध सम वर्णिक छंद, विषम वर्णिक छंद, इसे भी बोल सकते हैं। अब वर्णिक छंद के 3 भेद होते हैं। समव्रत छंद या समवर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिस वर्णिक छंद के चारों चरण, यानी एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि समव्रत छंद या समवर्णिक छंद किसे कहेंगे? समव्रत छंद या समवर्णिक छंद उसे कहेंगे जिस छंद के चारों चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थी चरण, जिस वर्णिक छंद के चारों चरणों के जो वर्ण हो वो समान होने चाहिए। जैसे इस पहले चरण में भी 25, दूसरे चरण में भी 25, तीसरे चरण में भी 25 वर्ण है और चौथे चरण में भी 25 वर्ण है। तो उस छंद को हम क्या कहेंगे? समव्रत या समवर्णिक छंद कहेंगे। अगला है अर्ध समव्रत या अर्ध समवर्णिक छंद। 2 नाम है इसके, दोनों ही नामों को आपको ध्यान में रखना है। अर्ध समव्रत छंद या अर्ध समवर्णिक छंद। अर्ध समव्रत या अर्ध समवर्णिक छंद किसे कहेंगे? वह वर्णिक छंद जिसके प्रथम चरण में और तीसरे चरण में, वह वर्णिक छंद जिसके पहले चरण में और तीसरे चरण में तथा दूसरे चरण में और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान होती है। यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में यदि वर्णों की संख्या समान है और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या अलग है और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान है, तो वह क्या कहलाएगा? अर्ध समव्रत छंद या अर्ध समवर्णिक छंद कहलाएगा। जैसे उदाहरण में आपको सुनाता हूं। जैसे कि मान के चलिए प्रथम चरण में आपके 16 वर्ण है, प्रथम चरण में 16 वर्ण है और तीसरे चरण में भी 16 वर्ण है, लेकिन दूसरे चरण में 18 वर्ण है और चौथे चरण में 18 वर्ण है। तो पहले चरण में तो हुए 16 और तीसरे चरण में 16, दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 18। तो बताइए ये कौन सा वर्णिक छंद हुआ? ये जो है अर्ध समवर्तिक वर्णिक छंद हुआ, यानी अर्ध सम वर्णिक छंद होगा। यानी अर्ध सम वर्णिक छंद वहां होगा जिसके पहले चरण और तृतीय चरण में वर्णों की संख्या समान होती है और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान होती है, अलग अलग होती है। तो वहां पर क्या होता है? लेकिन समान होनी चाहिए।
दूसरे और चौथे चरणों में। तो वो जो होता है वो अर्ध समव्रत चरण, अर्ध समव्रत छंद होता है। वहां पर कौन सा होता है? अर्ध समव्रत छंद होता है, यानी जिसके प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ वर्णों की दृष्टि से समान हो, तो वहां पर क्या होता है? अर्ध समव्रत छंद होता है। विषम व्रत छंद या विषम वर्णिक छंद कहाँ होता है? जिस वर्णिक छंद में चारों चरणों में वर्णों की संख्या क्या होती है? असमान होती है। चारों ही चरणों में, यानी पहले चरण में 15 वर्ण है, दूसरे चरण में 16 वर्ण है, तीसरे चरण में 17 वर्ण है, चौथे चरण में 18 वर्ण है। यानी जो आपके वह वर्णिक छंद जिसमें पहले चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चतुर्थी चरण यानी चौथे चरण में भी, यानी सारे चरणों में भी क्या होती है? विषम वर्ण होते हैं, विषम वर्णों की संख्या होती है। तो वहां पर विषम व्रत छंद या विषम वर्णिक छंद होता है। अगला होता है मात्रिक छंद, जो कि मात्राओं के आधार पर होता है। अभी बताता है कि जहां पर मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्माण किया जाता है वह मात्रिक छंद होता है। और मात्रिक जो छंद होता है वो यहाँ पर हमारे सिलेबस में दिया है, वो एक है आर्य छंद। आर्य छंद की क्या पहचान है? इसके प्रथम चरण में आपको 12 मात्राएं देखने को मिलेंगी, दूसरे चरण में आपको 18 मात्राएं देखने को मिलेंगी, तीसरे चरण में आपको 12 मात्राएं देखने को मिलेंगी और चौथे चरण में आपको 15 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये आपको बस नियम याद रखना है, यानी पहले चरण में 12 मात्राएं देखने को मिलेंगी, दूसरे चरण में आपको 18 मात्राएं देखने को मिलेंगी, तीसरे चरण में आपको 12 मात्रा देखने को मिलेंगी, है ना, और चौथे चरण में आपको 15 मात्राएं देखने को मिलेंगी। ये आपको याद रखना है। यदि इस तरह से यदि मात्राओं के आधार पर यदि आपको देखने को मिले कोई भी श्लोक या कोई भी छंद, तो वह छंद जो होता है वो आर्य छंद होता है। और आर्य छंद की जो सभी परिभाषाएं सभी जानते हैं कि यस्या प्रथमा पादे द्वादश मात्रा तृतीयापि, यानी जिसके प्रथम चरण में, यानी प्रथम चरण में और तृतीय चरण में, प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा छंद होता है? आर्य छंद होता है। साथ ही में द्वितीय चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो इसका एक जो है ये आपका मैंने हिंदी में आपको स्पष्ट करा दिया है कि आर्य छंद जो होते हैं वो उसकी जो मात्रिक छंद है और उसकी जो गणना है वो हम मात्रा के आधार पर करते हैं। संस्कृत में इसमें लिखा है जो अक्सर सभी किताबों में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यस्या प्रथमा पादे द्वादश मात्रा स्थिता तृतीय अपि अष्टादशे द्वितीय चतुर्दशके पंचदश सा आर्या, है ना। तो मैंने इसका हिंदी में आपको विश्लेषण बता दिया है कि मात्रिक छंद में आर्य छंद आता है। आर्य छंद की क्या परिभाषा है कि जिसके पहले चरण और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ चरण में आपकी 15 मात्राएं होती हैं, तो वहां पर आपको आर्य छंद कर देना चाहिए। तो ये थे आपके छंदों के सामान्य नियम। अब हमारे जो सिलेबस में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो दिया गया है वो सारे के सारे आपको वर्णिक छंद दिए गए हैं, तो उनको समझने में और याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आपको मुंह जबान याद हो जाएंगे। आप इसके क्लास को क्या है अच्छी तरह से समझना है और सुनना है और इनके नोट्स बनाते हुए चलना है। चलिए मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में।